स्वार्थी भाभी और मासूम हंस। एक बार की बात है, संसार के सारे राजाओं ने सोचा कि हम इकट्ठे होकर एक सम्राट बनाते हैं और जो भी सम्राट बनेगा हम सभी उसके नियंत्रण में रहेंगे और उसकी बात मानेंगे। कई देशों के राजा वहां आए, लेकिन सोम देश का राजा, जिसके देश में बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत नदियां थीं तथा जिसकी सेना बहुत बहादुर थी, उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें ही राजाओं का राजा बनाया जाएगा। किंतु सभी राजाओं ने सर्वसम्मति से धर्म देश के राजा को सम्राटों का सम्राट चुना, क्योंकि वह बड़े ही दयालु और न्यायी थे। यह बात सोमदेश के राजा सोमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह वहां से चले गए। यह देखकर बाकी राजाओं को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि वह सोमेश्वर से युद्ध करके इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। लेकिन धर्म देश के राजा देवेश ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, बल्कि उन्होंने दूसरे राजाओं से कहा कि उन्हें सोमेश्वर के दुख को समझना चाहिए और उसे खुश करने के लिए महाराज देवेश ने उनके पास संदेश भेजा कि वह उनकी 3 खूबसूरत पुत्रियों में से किसी भी एक के साथ विवाह कर लें। महाराज सोमेश्वर ने बहुत सोचा और उसके बाद उन्होंने सम्राट देवेश की बात मान ली और वह उनके राज्य की तरफ चल पड़े। वहां जाकर सम्राट देवेश ने उन्हें अपनी 3 पुत्रियों से मिलवाया। उन्होंने महाराजा सोमेश्वर को बताया कि उनकी बड़ी बेटी अनुपमा दयालु, छोटी बेटी संध्या बड़ी ही स्वार्थी और उससे छोटी बेटी कांता बड़ी ही धार्मिक है। और इसके बाद सम्राट की सबसे बड़ी बेटी अनुपमा से महाराज सोमेश्वर का विवाह हो गया। वह खुशी खुशी अपने राज्य वापस चले गए। महाराज सोमेश्वर के 2 भाई थे जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे और उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। महारानी अनुपमा भी अपने पति के दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। अब दोनों बड़े हो गए थे और दोनों का राज्याभिषेक होने वाला था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज अपने कौन से राजकुमार को राजगद्दी देंगे। दोनों ही भाई जुड़वा थे और दोनों ही महाराज को प्रिय थे। एक दिन की बात है, राज्य में जोर का भूकंप आया, जिसके कारण महल का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें दबने के कारण महारानी की मौत हो गई और महाराज सोमेश्वर बिल्कुल अकेले हो गए। अपने भाइयों के कारण उन्हें इस दुनिया में जीना पड़ रहा था, वरना वह महारानी के साथ ही इस दुनिया से चले जाना चाहते थे। सम्राट देवेश को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, महाराज सोमेश्वर, मुझे अनुपमा की मृत्यु का बड़ा ही दुख है, किंतु मुझे पता है कि आप अकेले इतनी लंबी जिंदगी नहीं बिता सकते। इसलिए आपका साथ देने के लिए और अपनी दोस्ती की इज्जत का ध्यान रखते हुए मैं अपनी दूसरी बेटी संध्या का विवाह भी आपसे करता हूं। महाराज सोमेश्वर ने सोचा कि संध्या उनकी पत्नी की बहन है, इसलिए वह उनके भाइयों को बहुत प्यार करेगी और उनके भाइयों के साथ किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं होगी। इसलिए वह इस विवाह के लिए तैयार हो गए और जल्दी ही उनका विवाह संध्या से हो गया। सोमेश्वर अपने दोनों भाइयों को इतना प्यार करते थे कि उन्हें हर समय अपने सामने ही रखते थे और यहां तक कि उन्होंने उन दोनों के पलंग अपने पलंग के पास ही लगा रखे थे, ताकि सुबह उठते ही वह अपने भाइयों की मुस्कुराहट देख सके। कुछ दिनों के बाद राज्य की नई महारानी संध्या को यह बात बुरी लगने लगी और वह सोचने लगी कि अगर महाराज पूरे समय इन दोनों के बारे में सोचेंगे तो मुझे कब समय देंगे, और यदि मेरे बच्चे हुए तो उनको राज्य नहीं मिलेगा
और मुझे भी कोई महारानी नहीं समझेगा, बल्कि राजा के भाइयों की पत्नी को ही महारानी समझा जाएगा। और जलन के कारण वह जल्दी से जल्दी इन दोनों भाइयों से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगी। एक बार जब महाराज विदेश गए तो मौका देखकर उसने दोनों को अपने पास बुलाया और बोली, तुम दोनों भी राज्य कार्य से बहुत थक गए होगे। कितने दिन हो गए हैं हम लोग कहीं भी बाहर घूमने नहीं गए। चलो आज मैं तुम लोगों को घुमाने ले जाती हूं। भाभी की बात सुनकर दोनों देवर बड़े ही प्रसन्न हुए। महारानी संध्या ने तुरंत गाड़ी मंगवाई और उनको साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जब गाड़ी जंगल के कुछ अंदर पहुंच गई तो उन्होंने गाड़ी पर मौजूद सैनिकों को मौका देखकर कहा, सैनिकों, तुम अगर इन दोनों भाइयों को मार दोगे तो मैं तुम्हें इनाम से माला माल कर दूंगी। लेकिन स्वामी भक्त सैनिकों ने कहा, नहीं महारानी, हम आपके इस विश्वासघात के काम में कभी आपका साथ नहीं देंगे और हम कभी भी राजा के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। यह दोनों भविष्य में होने वाले हमारे राजा हैं। यह सुनकर संध्या को बड़ा ही क्रोध आया और उसने तुरंत तलवार उठाकर अपने ही हाथों से सैनिकों का वध कर दिया और उसके बाद उन दोनों को भी मारने की सोची, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाई। इसलिए उसने अपने दोनों देवरों से कहा, देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, यह दुष्ट सैनिक तुम्हें मारना चाहते थे, पर तुम डरो नहीं, मैंने इनको मार दिया है। अब तुम आराम से जंगल का आनंद लो और पास में बह रही झील में नहा कर आओ। संध्या की बात सुनकर युवराज बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि राजमहल में उन्हें ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता था। दूसरा, वे अपनी नई भाभी की बात मानते थे और उनको बड़ा ही सम्मान देते थे। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर आए, संध्या ने उन्हें अपने जादुई मंत्र से सफेद हंस बना दिया और वह दोनों सफेद हंस में बदल गए और उसके चारों तरफ घूमने लगे। तो उसने कहा, उड़ जाओ हवा के साथ तुम, ना आना वापस मेरे पास तुम। अब नहीं है कोई तेरा यहां, रहना सपनों के साथ तुम। दोनों राजकुमारों को समझ में नहीं आया कि यह उनके साथ क्या हो गया है। तब संध्या ने कहा, किसी दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हें हंस बना दिया है और जब उत्तर और दक्षिण के लोग एक दूसरे से शादी करके एक पुत्र को जन्म देंगे, तब वह पुत्र तुम लोगों को तुम्हारे इंसानी रूप में वापस लाएगा। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी और तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम रोज रात में इंसानी भाषा में बात कर सकोगे। और फिर महारानी संध्या उन्हें हंस के रूप में वहीं छोड़कर वापस महल आ गई। जब वह अकेले वापस आई तो सब उनसे राजकुमारों के बारे में पूछने लगे और महारानी संध्या ने सबसे कहा, राजकुमार जंगल में शिकार करते करते कहीं खो गए और बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिले। जब महाराज सोमेश्वर को यह पता चला कि महारानी संध्या के द्वारा उनके भाई खो गए हैं, तो वह बड़े ही नाराज हुए और उन्होंने महारानी संध्या को वापस उनके पिता सम्राट देवेश के पास पहुंचा दिया। सम्राट देवेश बड़े ही समझदार इंसान थे। वे समझ गए कि जरूर उनकी बेटी ने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसके द्वारा सोमेश्वर के दोनों भाइयों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ महाराज सोमेश्वर अपने भाइयों को ढूंढने सैनिकों के साथ उस जगह पर गए जहां उनके भाई खोए थे। उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस सामने एक बड़ी बहती हुई झील थी। महाराज को लगा शायद दोनों भाई झील में डूबकर मर गए। महाराज बड़े दुखी हुए और रोते हुए वापस अपने महल चले गए और दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। महारानी संध्या ने दोनों राजकुमारों को जादू से अपने राज्य में बहने वाली झील में कैद कर लिया।
वह रोज शाम को उनसे मिलने जाती और उनसे इंसानों की भाषा में बातचीत करती। वह कहते हैं, भाभी महारानी, हम जल्दी से जल्दी अपने भैया के पास जाना चाहते हैं। वह हमारे बिना बड़े ही परेशान होंगे। तो संध्या बोलती, तुम्हारे भैया कब के तुमको भूल चुके हैं। यदि तुम्हारे भैया तुम्हें याद करते तो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। तुम्हारे जैसे सफेद हंस तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी तुम्हें देखकर पहचान सकता है, पर तुम्हारे भैया तुम्हें नहीं चाहते। अगर तुम्हें चाहते तो क्या मुझसे पूछते नहीं? पर देखो, उन्होंने तो मुझे भी यहां भेज दिया है। संध्या की बात सुनकर दोनों राजकुमार बड़े ही दुखी होते और रात दिन आंसू बहाते हुए उसी झील में तड़पते रहते। संध्या के पिता सम्राट देवेश जानते थे कि संध्या बड़े ही दुष्ट स्वभाव की औरत है, क्योंकि वह उन्हीं की बेटी थी और उन्हें उसके बारे में पूरी तरह से पता था। एक बार जब उन्होंने देखा कि रात हो जाने पर संध्या छुपकर कहीं जाती है, तो उन्होंने संध्या का पीछा करा और देखा कि वह हंसों से इंसानी भाषा में बात कर रही है। संध्या के वापस चले जाने के बाद वह हंसों के पास गए और उनसे बोले, आखिर तुम कौन हो और मेरी बेटी से इंसानों की भाषा में कैसे बात करते हो? भाभी के पिता को अपने सामने खड़ा देखकर राजकुमारों को बड़ा रोना आने लगा। वे सोचने लगे, सच में ही हमें कोई नहीं पहचानता, ये भी हमें भूल गए। फिर भी हिम्मत करके युवराज ने कहा, महाराज, हम महाराज सोमेश्वर के भाई हैं। आप और भैया दोनों ही हमें भूल गए हैं। केवल हमारी नई भाभी संध्या ही हमसे मिलने आती हैं और हमें प्यार करती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं और हमें खाना देती हैं। आप लोग तो हमें ढूंढते तक नहीं, और शायद भैया हमें राजा नहीं बनाना चाहते, इसलिए भैया हमें ढूंढना नहीं चाहते। जब सम्राट ने पूछा, तुम हंस कैसे बने? तो राजकुमारों ने जादूगरनी के बारे में संध्या द्वारा बताई गई कहानी उन्हें बताई। सम्राट देवेश ने पूछा, तुम लोग वापस इंसान कैसे बन सकते हो? बच्चों ने कहा, जब दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से लोग आएंगे और एक दूसरे से विवाह करेंगे, तभी हमारा यह जादुई मंत्र टूटेगा। सम्राट देवेश ने अपने मंत्री को दक्षिण भारत भेज दिया और स्वयं उत्तर भारत की तरफ चले गए, और काफी प्रयत्न करके वहां से वह एक लड़का और एक लड़की लाए और उन दोनों का विवाह कराया गया। उनका विवाह होने के पश्चात जब उनका पहला पुत्र हुआ, तो उसे लेकर वे लोग सम्राट देवेश के राज्य में स्थित झील की तरफ गए और उन्होंने उस छोटे से बच्चे को झील में फेंक दिया। ऐसा करते ही हंस तुरंत अपने इंसानी रूप में आ गए और बच्चे को बचाकर वापस उसके माता पिता को दे दिया। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी और महाराज सोमेश्वर को संदेश भिजवा दिया गया कि उनके भाई वापस आ गए हैं। सम्राट देवेश ने अपनी बेटी संध्या को जादुई मंत्र द्वारा एक तोते में बदल दिया और युवराजों के साथ उस तोते को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भेज दिया। दोनों युवराज बार बार अपनी नई भाभी संध्या के बारे में पूछते, तो महाराज देवेश ने कहा, संध्या की पहाड़ से गिरकर मृत्यु हो गई है। अपने भाइयों से मिलकर महाराज सोमेश्वर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और उन्होंने राजकुमारों का राज्याभिषेक कराया और दोनों को आधा आधा राज्य देकर दोनों को ही राजा बना दिया और खुशी से जीवन बिताने लगे। तोते का पिंजरा महल के बाहर एक पेड़ पर लटका दिया गया, जिसमें वहां रानी संध्या अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते आंसू बहाते हुए तोते के रूप में जिंदगी बिताने लगी, लेकिन उन्हें कभी क्षमा नहीं मिली। एक दिन
जब दोनों राजकुमार बगीचे में घूम रहे थे, तो जब वह पिंजरे के पास आए तो उन्होंने वही पुराना गाना गाया, उड़ जाओ हवा के साथ तुम, ना आना वापस मेरे पास तुम, अब नहीं है कोई तेरा यहां, रहना सपनों के साथ तुम। इसे सुनते ही दोनों युवराज पहचान गए कि वह उनकी संध्या भाभी है। उन्होंने सम्राट देवेश से भाभी संध्या के लिए क्षमा मांगी। सम्राट देवेश ने संध्या के पश्चाताप के बाद उसे वापस उसके रूप में बदल दिया। उस दिन के बाद से संध्या दोनों युवराजों के साथ बड़ी खुशी और प्रेम से जीवन बिताने लगी और फिर उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आई।